जब वे उस जगह पहुंचे जहां वे आदमी गायब हुआ था, तो वहां की नरम रेत पर बाघ के पंजों के निशान देखकर वे भयभीत हो गए। डर के मारे आगे जाने से रुककर वे लौटने ही वाले थे कि महिला की तड़प, जो अब और तीव्र हो चुकी थी, उस आदमखोर को परेशान कर गई, जो पास ही बैठकर अपने शिकार का स्वाद ले रहा था। बाघ ने भयंकर तरीके से दहाड़ा और दोनों, वे पुरुष और उसकी भाभी, वहां से भाग निकले। घर पहुंचने पर दोनों महिलाओं ने एक झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। फिर पुरुष दौड़ता हुआ तगारती आया और डॉक्टर ने मुझे उस हादसे के बारे में बताया। उसने बताया कि ओगर यानी आदमखोर अभी भी वहीं था और उसके चचेरे भाई को खा रहा था, और यदि हमारे में हिम्मत थी तो हम तुरंत वहां जाकर उसे मार सकते थे। राइफल, टॉर्च और गर्म कोट पकड़कर मैं उस आदमी के साथ धीरे धीरे दौड़ता हुआ निकल पड़ा। स्टैनली साथ में अपनी .12 बोर बंदूक और एक टॉर्च लेकर हमारे साथ चल पड़ा। उन दिनों में आज जितना बूढ़ा नहीं था और डॉक्टर उससे भी जवान थे, इसलिए हम दोनों झोपड़ियों तक ठीक ठाक हालत में पहुंचे। हाँ, हमारी सांसें थोड़ी सी फूल चुकी थी। कुछ ही मिनट बाद आदमी को बीच में रखकर हम उस तान के पास पहुंचे जहां ये त्रासदी हुई थी। हमने तय कर लिया था कि हम नरबख्शी को उसके शिकार के पास से उखाड़ कर निकालेंगे। बाघ ने हमारी आने की भनक बहुत पहले ही लगा ली थी, क्योंकि हमने खाने या हड्डियां टूटने की कोई आवाज नहीं सुनी थी। बहुत संभव था कि उसने उन दो झोपड़ियों पर हमारे आगमन को पहले ही देख लिया था। जो मैंने पहले कहा था कि ओगर के शिकार वाले स्थान से पूरी तरह दिखाई देती थी। जब हम काफी नजदीक पहुंच गए तो आदमखोर गुर्राने लगा और उसकी गर्जना भयानक स्वर में बदल गई। स्पष्ट था कि वह हमें भगा देने के इरादे से तन्मय था। अभी पीछे हट जाते, जब हालात अनुकूल थे, तो सब ठीक हो सकता था। पर यदि हम आगे बढ़ते तो वह या तो हम पर झपट पड़ता या आखिरी क्षण में वह खुद भाग जाता। हम केवल एक पल के लिए रुके। फिर स्टैनली और मैंने एक दूसरे की ओर सिर हिलाया। मैंने अपनी बाईं बांह से उस आदमी को पीछे धकेला जिसने हमें बुलाया था, और हाथ करके उसे वहां से दूर जाने का संकेत दिया। फिर हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। हमें अभी तक बाघ दिखाई नहीं दिया था। दहाड़ें एक के बाद दूसरी आर पार हो रही थीं और हमारे सामने की झाड़ियां जोर जोर से कांप रही थी। हमने रुककर अपनी बंदूक और राइफल कंधों पर टिकाई, उस हमले की प्रतीक्षा करते हुए जो अनिवार्य था। पर वो नहीं आया। आखिरी क्षण में नरभक्षी भयानक मिलन से पीछे हट गया। उसे आदत थी कि वह लोगों का पीछा कर उन्हें मार डालता। पहले कभी भी किसी भी मनुष्य ने जानबूझकर उसका पीछा करके उसके इतने नजदीक आने का नहीं सोचा था। एक आखिरी खौफनाक दहाड़ के साथ बाघ उस स्थान से छलांग लगाकर दूर हो गया था, और मैंने एक झटके में उसकी छवि किसी झाड़ी में उड़ते हुए देखी। फिर वह गायब हो गया। मैं गोली चला सकता था। मैंने क्यों नहीं चलाई, ये मैं खुद भी नहीं कह सकता, पर मुझे अपनी गलती पर पछतावा हुआ। बाघ वास्तव में बहुत भूखा रहा होगा, क्योंकि हमने देखा कि उसने अपने शिकार का आधे से ज्यादा भाग बड़े ही लालच से खा लिया था। सिर, बाहें, पांव और कुछ पसलियां ही नहीं खाई हुई थी। स्टैनली और मैं चुप थे। हम दोनों इतना अनुभव रखते थे कि जानते थे इंसानी आवाज बहुत दूर तक जाती है। इस स्थान पर मैंने आसपास देखा कि क्या कोई और स्थान था जहां छिपकर हम उस नरभक्षी के लौटने की प्रतीक्षा कर सकें, यदि वह वापस आकर बचे कुचे हिस्सों को निपटाने का प्रयत्न करे। पर ओगर ने मेरे विचारों को अपनी अगली क्रिया से समाप्त कर दिया, और कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। भूख रही हो, स्वभाव की बुराई हो, या शायद ये कि भागते समय उसने केवल दो इंसान देखे थे, न कि भीड़, इसलिए उसने वापस लौटने की हिम्मत कर ली। जो भी कारण रहा हो, ये असाधारण पशु रुक गया, मुड़ा और हमारे लिए बढ़ने लगा, करीब आते हुए और जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ों की तीव्रता से जमीन कांप उठी, और जैसे जैसे आवाज तेज होती गई, ये स्पष्ट हुआ कि बाघ खतरनाक रूप से नजदीक आ रहा था। ध्यान रखें कि इस समय हम उस जानवर को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह झाड़ियों से छिपा हुआ था। जो कुछ दिखाई दे रहा था वह झाड़ियां ही थी।
जो उसके नजदीक आने पर जोर जोर से हिल रही थी। पर वह क्षण कभी नहीं आया, क्योंकि ओगर उम्मीद से कई ज्यादा चालाक निकला। आखिरी पल में उसने अपना इरादा बदल डाला और खुद को दिखाए बिना हम दोनों और उसके शिकार के बचे हिस्सों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, अब भी पूरी ताकत से दहाड़ता हुआ। अब जानवर की चाल साफ थी। एक बार फिर जब हमला करने का समय आया, उसका साहस जवाब दे गया। अब उसका इरादा था कि केवल अपनी गर्जना और शोर से हमें वहां से भगा दे। तब मेरे मन में एक विचार आया। मेरे विचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि बाघ कितना सतर्क था, उसकी स्मृति कितनी ठोस थी और उसके स्वाभाविक इंस्टिंक्ट कितने जागरूक थे। उसने हम दोनों को आते हुए देखा था, ये तो स्पष्ट था। अब अगर हम में से एक पीछे हट जाता और दूसरा शिकार के बचे हिस्सों के पास घास में कहीं छिप जाता, तो क्या बाघ इस बात का पता लगा पाता? क्या वे समझता कि मैदान अब साफ था और अपने शिकार पर लौट आता? क्या वे पीछे हट के उस इंसान का पीछा करता और उस पर हमला करने की ललचा में आ जाता? और क्या वे हमारे खेल को भांप लेता? ऐसी स्थिति में बहुत सारी कंफ्यूजन थी, और मैं ईमानदारी से कहूं तो वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऊपर से डॉक्टर के पास केवल एक शॉटगन थी। यदि मैं उसे कहता कि वह वापस चले जाए और मुझे वहीं छोड़ दे, तो यह संभव था कि बाघ उसी पर धावा बोल दे, और तब स्टैनली का बड़ा नुकसान हो सकता था। इसके उलट, यदि मैं डॉक्टर को वहीं छोड़कर खुद पीछे हट जाता और बाघ ने मेरे स्थान पर उसे ही निशाना बनाया होता, तो भी हालत वही असुविधाजनक होती। आखिरी उपाय के रूप में मैं डॉक्टर को अपनी राइफल दे सकता था और उसकी बंदूक ले लेता। सच कहूं तो मुझे उस अंतिम उपाय का विचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं एक इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी .405 राइफल का आदी था। निसंदेह स्टैनली भी अपनी शॉटगन के लिए वही महसूस कर रहा था। अगर हम हथियार बदलते, तो हम दोनों ही उस फायर आर्म से अनजान हो जाते जिसे हम संभाल रहे थे। और शॉटगन वैसे भी एक आदमखोर बाघ से सामना करने के लिए उचित नहीं थी। स्पष्ट रूप से ये विचार ही स्टैनली के मन में भी घूम रहे थे, और उन्होंने मेरे लिए समस्या का समाधान किया। उन्होंने मुझे फुसफुसाकर कहा कि मैं छिप जाऊं और वह चले जाएगा। बिना कुछ कहे मैंने अपनी राइफल उसकी ओर बढ़ाई और उसकी शॉटगन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर स्टैनली ने उसे मुझसे दूर मोड़ दिया और झाड़ियों की ओर इशारा कर मुझे वहां छिपने का संकेत दिया। बाघ अब हमारे चारों ओर धीरे धीरे घूम रहा था, बार बार गुर्राता हुआ। लगभग 30 फुट दूर एक झाड़ी थी, 4 फीट से अधिक ऊंची नहीं, जिसकी जड़ सामान्य घास और हरियाली के तले छिपी हुई थी। कोई बड़ा पेड़ या चट्टान नहीं थी जो सुरक्षा प्रदान कर सके। मैं झाड़ी तक धीरे धीरे गया और उसके पीछे जमीन पर झुककर अपनी राइफल तैयार रखकर छिप गया। स्टैनली ने हल्की सी सांस ली और खुद से बातें करने लगा, धीरे धीरे रास्ते की ओर पीछे हटते हुए। मैं उसे देख रहा था। उसकी नजरें उस दिशा में टिकी थीं जहां बाघ अभी भी प्रदर्शन कर रहा था, और उसकी .12 बोर की बंदूक तत्परता से तैयार थी अगर जानवर हमला करता। लेकिन स्टैनली ने बात करके एक गलती कर दी। अब जब रास्ता साफ था और डॉक्टर आशा कर रहा था कि बाघ अपने शिकार पर लौटेगा, अपने शिकार की बची हुई हड्डियों को छोड़कर बाघ ने पीछे हटते हुए डॉक्टर का पीछा करना शुरू कर दिया। और भी बुरा यह था कि उसने दहाड़ना बंद कर दिया था। अब आदमखोर बाघ ने गंभीर इरादा बना लिया था। आदमखोर अब पूरी तैयारी में था एक और शिकार करने की। स्टैनली, जो केवल एक शॉटगन के साथ ही हथियारबंद था, अब और भी असहाय होने वाला था, क्योंकि उसे यह पता नहीं था कि बाघ किस दिशा से उस पर हमला करता। यह विचार मुझे परेशान कर रहा था। एक झाड़ी के पीछे बेकार बैठे रहना कठिन था, जबकि मेरे मित्र का जीवन उस समय बड़ी संकट में हो सकता था। बिना परिणामों का विचार किए मैंने निर्णय लिया कि मैं बाघ के पीछे चुपके से जाऊंगा। इस तरह का प्रयास कोई शिकारी कभी नहीं करता, लेकिन मैंने किया, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। डॉक्टर धीरे धीरे एक एक कदम पीछे हटते हुए, उनकी शॉटगन की दोनों बैरल भरी हुई और तुरंत उपयोग के लिए तैयार थी, उस दिशा की ओर इंगित जहां उन्हें लगता था कि बाघ था। वे नहीं जानते थे कि मैंने अपनी झाड़ी का आश्रय छोड़ दिया था।
और अब मैं उनका और बाघ का पीछा कर रहा था। उन दोनों के पीछे मैं था, पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ते हुए। मैंने अपनी विंचेस्टर राइफल तैयार और कॉक की हुई थी, जो पहली झलक में बाघ पर निशाना साधने को रेडी थी। लेकिन मैं न बाघ को देख सकता था न ही स्टैनली को। मैं केवल यहां वहां झाड़ियों की हल्की सरसराहट सुन सकता था, क्योंकि स्टैनली या बाघ सावधानी के बावजूद उनसे टकरा रहे थे। डॉक्टर और मेरे बीच की दूरी अब अधिकतम 40 या 50 गज की थी, और बाघ कहीं बीच में था। स्टैनली और मैं गोली चला देते, शायद थोड़ी किस्मत या बदकिस्मती से हम एक दूसरे को ही मार देते, और अखबारों के लिए क्या हेडलाइन होती, शिकारियों ने एक दूसरे को ही मार डाला। मैं उस समय इस कदर बाघ का पीछा करने में मगन था कि मुझे ये सब महसूस ही नहीं हुआ। आदमखोर, ये नहीं जानते हुए कि उसका पीछा किया जा रहा था, लगातार स्टैनली के पीछे लगा रहा, जबकि डॉक्टर बाघ की धमकी भरी धाड़ों के बाद आई चुप्पी से स्वाभाविक रूप से चिंतित होकर केवल कभी कभार चुपके से होने वाली सरसराहट सुनकर सोच रहा था कि क्या वो हमले से पहले उन झोपड़ियों तक पहुंच पाएगा। फिर घटनाएं घटी। डॉक्टर ने गोली चलाई और उनके बंदूक की गोलियां झाड़ियों के बीच मेरे बहुत पास भिनभिनाती हुई निकली। आवाज से डरकर बाघ का हौसला टूट गया। वह मुड़ा और पूरी तेजी से मेरे पास से भाग गया। मैंने बाघ को आते देखा, राइफल कंधे पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। कुछ ही मिनटों बाद स्टैनली ने मुझसे कहा कि मेरी गोली उनके सिर के ठीक पास से निकल गई थी। उन्होंने पुष्टि की कि उनके बाल ना होने के कारण ही ये उनके बालों को चीरने से बची। अनजाने में उस दानव ने लगभग वही कर दिखाया जो वह करना चाहता था। डॉक्टर और मैं एक दूसरे को गोली मारने से बाल बाल बच गए थे। फिर भी हमारी उम्मीदें बची हुई थी। हम दोनों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से ट्रिगर दबाया था। बाघ शायद पास ही गंभीर रूप से घायल पड़ा होगा, या शायद वह मर भी चुका हो। कम से कम किसी ने तो उसे घायल किया। उत्साह में हम ये भूल गए कि मैंने स्टैनली की बंदूक की आवाज सुनी थी और उन्होंने मेरी गोली सुनी थी। तो हमने दूर दूर तक खोज की, लेकिन एक भी खून का कतरा हमें नहीं मिला। मृत या घायल बाघ का ना कोई निशान था और ना ही उसकी कोई आवाज। मानना कठिन था, लेकिन सच्चाई एकदम स्पष्ट थी। हम दोनों का निशाना चूक गया था, भले ही दानव लगभग हमारे सामने आया था। स्टैनली उदास था। हम चुपचाप वापस झोपड़ियों की ओर लौटे, जहां उस आदमी और दो औरतों को हमने सारी घटना बताई। कगारथी से आधा फरलोंग दूर पहुंचने के बाद ही निराशा से सुन पड़ा मेरा दिमाग दोबारा काम करने लगा। आमतौर पर कोई बाघ जिस पर गोली चलाई गई हो उस जगह से लंबे समय तक दूर रहता है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि इस बाघ पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार गोली चलाई गई थी। इसलिए नियमों के अनुसार उसे इस इलाके को छोड़ देना चाहिए था और कभी वापस नहीं आना चाहिए था। लेकिन ये बाघ बहुत अलग था। ये दानव पहले ही 2 मौकों पर अपने असामान्य स्वभाव को दिखा चुका था। वह भागा और फिर पलटकर चुपके से वापस आ गया, और जब रास्ता साफ था कि वह अपने शिकार पर लौट जाए, तब भी उसने जानबूझकर स्टैनली का पीछा किया। क्या वह एक बार फिर अपनी इस विचित्र प्रकृति का परिचय देगा, उस जगह पर लौटकर जहां सहज प्रवृत्ति भी उसे चेतावनी देती होगी कि वह 2 बार बाल बाल बच चुका था। संभावनाएं 99% खिलाफ थी, लेकिन 1% संभावना ये भी थी कि बाघ शायद लौट आए। ये विचार आते ही मैं अपने कदमों पर ठिठक गया। डॉक्टर भी रुक गए और कारण पूछते हुए मेरी ओर देखने लगे। मैंने उन्हें बताया। स्टैनली ने माथे पर शिकन डालते हुए गहराई से सोचा और फिर सिर हिलाया। लेकिन वह खुद इतना बड़ा शिकारी था कि समझ गया, ये मौका ऐसा था जिसे खोया नहीं जा सकता था। इसलिए हम फिर से झोपड़ियों की ओर लौट पड़े। अब आदमी और दोनों औरतें सुरक्षा के लिए एक ही झोपड़ी में बंद थे। हमें इतनी जल्दी वापस आता देखकर वे हैरान हुए। जब हमने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया तो वे सचमुच खुश हुए, लेकिन वे इतने ईमानदार थे कि साफ कह दिया उन्हें नहीं लगता था कि बाघ वापस लौटेगा। स्टैनली और मैं अत्यधिक सावधानी बरतते हुए उस जगह लौटे जहां मानव भक्षक के शिकार के अवशेष बिखरे पड़े थे। हमें उस जंगल के टुकड़े से होकर गुजरना पड़ा जहां कुछ ही देर पहले डॉक्टर, बाघ और मैं अपना अजीब सा लुका छुपी का खेल खेल चुके थे।
लेकिन अब ना तो टाइगर का कोई निशान था और ना ही उसकी कोई आवाज। हमारे मन में राहत और निराशा की अजीब सी मिश्रित भावना थी। राहत इस बात की कि उस बाघ ने दोबारा हमला नहीं किया, और निराशा इस संभावना से कि शायद वे अब कभी लौट कर ना आए। मैंने पहले ही वहां छिपने की संभावनाओं का एक सर्वे कर लिया था, और वे काफी हद तक सही निकला। उस 4 फुट ऊंची झाड़ी को छोड़कर जहां मैं डॉक्टर के पीछे हटने के दौरान छिपा था, वहां कहीं और छिपने की कोई जगह नहीं थी। दिन में मानव भक्षक के लिए उस झाड़ी के पीछे छिपना एक बात थी, लेकिन रात में वहीं बने रहना बिल्कुल अलग और खतरनाक था। बाघ, जो अंधेरे में देखने की अद्भुत क्षमता रखता है, किसी भी एंगल से आते हुए मुझे तुरंत देख लेता, सिवाय उस एक दिशा के जो सीधे झाड़ी के सामने पड़ती, और मेरे लिए तो उसे देख पाना असंभव होता। इसके अलावा यदि वह सचमुच लौटता, तो वह बेहद सावधानी से आता, और मुझे उसकी आहट तक नहीं सुनाई देती। आखिर में उस कमजोर सी झाड़ी के पीछे किसी तरह का कोई आश्रय बनाना संभव नहीं था, बिना तुरंत अपनी मौजूदगी जाहिर किए। मैं क्या करता? मैं इस थोड़े से अवसर को छोड़ने को तैयार नहीं था कि शायद बाघ लौट आए, लेकिन अपनी जान देने के लिए, और वह भी बाघ के जबड़ों में एक दर्दनाक मौत के लिए, मैं और भी कम तैयार था। हम दोनों बिना बोले ही इस बारे में सोचते रहे, जब तक कि अचानक डॉक्टर को एक अद्भुत उपाय सूझा। क्यों ना पास की झोपड़ियों में रहने वाले उस आदमी और 2 औरतों की मदद से, जहां शिकार के अवशेष बिखरे थे, एक संकरा गड्ढा खोदा जाए। वह गड्ढा इतना चौड़ा और गहरा होगा कि उसमें कोई भी इंसान छिप सके। डॉक्टर उसमें छिपकर इंतजार करता, और जैसे ही बाघ लौटता, उसे लगभग पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देता। इस योजना को अमल में लाने में कई अड़चनें सामने आईं। पहली, ये कि बाघ शायद उस गड्ढे को देख ले और डॉक्टर दूर चला जाए। इससे भी बुरी बात यह कि वह गड्ढे को सूंघते टटोलते हुए जांचने का निश्चय कर ले। दूसरी बात, मान भी लिया जाए कि गड्ढे में छिपा इंसान बाघ से छिपा रहता, तो बाघ भी उतने ही आसानी से उस इंसान की नजरों से छिपा रहता। गड्ढे में छिपा हुआ शिकारी तभी गोली चला पाता जब वह खड़ा होता, और जैसे ही वह जमीन से उठकर प्रकट होता, बाघ की नजर उस पर तुरंत पड़ जाती। उस क्षण बाघ निश्चित रूप से चौंकता, हाँ, लेकिन साथ ही बेहद चिढ़ भी जाता। खैर, और सोचने से कोई फायदा नहीं था, और ये जोखिम लेना होगा या फिर पूरी योजना ही छोड़नी पड़ती। समय बीत रहा था और अब दोपहर के 3 बज चुके थे। हमें जल्दी काम करना था। हम झोपड़ियों पर लौटे, जहां उनके निवासी खुशी खुशी मदद करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके पास खुदाई के लिए कोई औजार नहीं था। डॉक्टर, जो अपने गांव के चिकित्सक होने के नाते काफी प्रभाव रखते थे, ने तुरंत इस समस्या का हल निकाला। वे दौड़कर तगारती लौटे, और आश्चर्यजनक रूप से थोड़े ही समय में 6 सहायकों के साथ लौट आए। 2 हाथों में गेंती, 2 के पास लोहे की सुगरी, और 2 बड़े टोकरे लिए, जिनमें खोदी गई मिट्टी को दूर फेंका जा सके। मुझे मालूम था कि योजना के अनुसार स्टैनली ने यह गड्ढा खुद अपने लिए ही तैयार किया था। मैं ये भी जानता था कि किसी भी प्रकार की बातचीत उसे रोक नहीं पाएगी। अगर मैं उससे कहता कि उसकी शॉटगन इतने खतरनाक दुश्मन के सामने ठीक हथियार नहीं था, तो वह जरूर ये कहकर जवाब देता कि इतने पॉइंट ब्लैंक रेंज से वही सबसे सही हथियार था। और सच्चाई ये थी कि वास्तव में बिल्कुल नजदीक से चलाई गई .12 बोर बंदूक के अपने ही फायदे होते हैं। इसलिए मैंने एक बार के लिए खुद को निष्क्रिय मान लिया और रात तगारती में ही बिताने का निश्चय किया। हमारे सहायक अपने औजार समेट ही रहे थे ताकि मेरे साथ लौट सके, कि किस्मत ने एक बार फिर इस विचित्र साहसिक प्रसंग में हाथ डाल दिया। 2 आदमी भागते भागते हमारे पास आए। वे डॉक्टर को ढूंढते हुए टगारती से दौड़े चले आए थे। एक तो गांव का पटेल था, उम्र में अभी काफी युवा, और दूसरा उसका नौकर था। पटेल, यानी मुखिया, ने घबराकर बताया कि उसकी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी, कुएं से पानी का घड़ा भरकर लाते समय फिसल गई और गिर पड़ी। उसकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया था और तेजी से खून बह रहा था, इसलिए डॉक्टर को उसके साथ जाना जरूरी था। वह बोल ही रहा था कि युवक ने हालात भांप लिए और समझ गया कि स्टैनली बाग के लिए गड्ढे में बैठने की तैयारी कर रहा था। इसलिए अपनी पुकार को और ज्यादा जोर देने के लिए वह जोर जोर से विलाप करने लगा।
कि डॉक्टर उसके सबसे अच्छे मित्र हैं और अब तुरंत चलकर उसकी पत्नी की जान बचाएं। उसी सांस में वह अपनी पत्नी को जिद्दी भी कहने लगा। कितनी बार उसने उसे समझाया था कि वजन ना उठाया करे, खासकर कुएं से पानी का घड़ा। क्या वह गांव का पटेल नहीं था? क्या उसके पास इतने नौकर चाकर नहीं थे इस काम के लिए? लेकिन अपनी जिद में वह उसकी एक नहीं सुनती थी, और अब ये नतीजा हुआ। भाग गया भाड़ में। क्या उसकी पत्नी की जान कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी? स्टैनली ने मुझ पर देखा। उसके चेहरे पर बड़ा सा निराशा का भाव साफ दिख रहा था। फिर उसने मेरी बांह मजबूती से पकड़ ली और मुझे शुभकामनाएं दी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, एंडी, सावधान रहना। क्या तुम मेरी बंदूक लेना चाहोगे? धन्यवाद डॉक, मैंने उत्तर दिया। मैं पुरानी बंदूक से काम चला लूंगा। 1 मिनट के भीतर स्टैनली और उस समूह के अन्य सदस्य, जो अब 12 तक बढ़ चुके थे, नजर से ओझल हो गए, और मैं मृतक के अवशेषों के साथ अकेला रह गया। रात तेजी से छा रही थी और एक भी पल व्यर्थ नहीं खोना था। इसलिए मैं उस गड्ढे में फिसल गया जिसे हमने तैयार किया था। नीचे बैठ गया और अपने सिर के ऊपर आकाश का एक छोटा सा घेरा देखा। मैंने अपनी विंचेस्टर राइफल को अपनी टांगों पर रखा और सामने देखने लगा। उत्साह और जल्दबाजी में इस योजना को बनाने और अमल में लाने के चक्कर में, जो अब मुझे काफी पागलपन भरी लगने लगी थी, हम ये बात नजरअंदाज कर बैठे थे कि गड्ढे के भीतर काफी गर्मी होगी। चारों ओर की मिट्टी दिन भर सूरज की तपिश झेल चुकी थी। अंदर हवा का कोई रास्ता नहीं था, और मेरा शरीर जब गड्ढे की दीवारों से सटा हुआ था तो कहीं भी हवा का संचार संभव नहीं था। मैं जल्द ही बुरी तरह पसीने से तरबतर हो गया। सौभाग्य से उन दिनों तगारती के आसपास या फिर मैसूर राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कहीं भी जंगली हाथी नहीं थे। उस जमाने में सैकड़ों की संख्या में बाघ जंगलों में घूमते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। मांसाहारी दुर्लभ हो गए थे, पर जंबो यानी हाथी ने अपने विचरण क्षेत्र को इन जंगलों तक फैला लिया था, और अब झुंड के झुंड हाथियों ने इन्हीं इलाकों को अपना घर बना लिया है, जहां कभी एक भी हुआ नहीं करता था। मुझे याद है कि गड्ढे के भीतर लगभग मौत जैसी खामोशी थी, और मैं शायद ही मोर, जंगल फाउल और दूसरी चिड़ियों की बस्तियों में बैठने की आवाजें सुन पा रहा था जब रात थम रही थी। इस उम्मीद में रहना कि आदमखोर के आने की आहट सुन सकूंगा, बेकार था। मैं तभी सुन पाता जब वह पास आकर दहाड़े या गुर्राए, और वैसा करने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि तभी मुझे याद आया कि उसने कुछ घंटे पहले सचमुच ऐसा किया था। दिल से चाहता था कि वह दोबारा वही गलती करे, बजाय इसके कि दबे पांव चुपचाप मुझ पर आ टूटे। लगभग अंधेरा हो चुका था। तभी मेरे सिर के ऊपर आकाश के घेरे को एक लंबी सी काली आकृति ने काटा और चुपचाप निकल गई। एक नाइट जार फैले पंखों के साथ नीचे उड़ान भरते हुए वहां से गुजरी थी, शायद ये देखने की क्या वहां मौजूद कीड़ों को वह खा सकती थी, जो अब इंसानी हड्डियों से लटकते मांस के टुकड़ों और बाघ के दुर्भाग्यशाली शिकार के शव पर जुटने लगे थे। ऊपर से मैं मक्खियों की भिनभिनाहट सुन सकता था, जो उस खुले हिस्से से अंदर आती और सड़ रहे टुकड़ों पर बैठ जाती। पूरे दिन धूप में सड़ते उस मांस की बदबू अब जमीन से लिपटी हुई सी मालूम पड़ रही थी, और मानो किसी अदृश्य घिनौने तरल की तरह गड्ढे के भीतर रिस रही थी। क्या बाघ आता? क्या वे तुरंत खाना शुरू कर देता, या फिर उसे आभास हो जाता कि यहाँ कुछ असामान्य घट रहा था? हो सकता है वह किसी दूर की झाड़ी से मुझे देख रहा हो। यह भी संभव था कि उसी क्षण उसे मालूम हो गया हो कि उसका सबसे घातक शत्रु, इंसान, जमीन के भीतर कहीं छिपा बैठा था। अब तो उसके लिए ये एक बेहतरीन मौका था कि उस दुश्मन को जमीन से खोद निकालने और चट कर जाने का। ये ख्याल जरा भी हौसला बढ़ाने वाला नहीं था। जहां ऊपर आकाश में अंधकार समाया हुआ था, अब वहां से दो तारे मेरी ओर टिमटिमा रहे थे, और मुझे एहसास हुआ कि रात उतर आई थी। वे कितने शांत और निर्मल लग रहे थे, मेरी ये स्थिति से बिल्कुल बेखबर। मैं उन तारों पर टिका रहा और सोचा, दुनिया के कितने ही वीरान कोनों में इसी पल घट रही कितनी त्रासदियों पर वे निष्पक्ष भाव से ऐसे ही चमक रहे होंगे। अगले ही पल वे दो तारे मुझे डरावने से प्रतीत होने लगे, मानो वे निर्मम आंखें हों जो शत्रुता भरी प्रतीक्षा में नीचे घूर रही हो।
लेकिन किस लिए? मैंने जबरदस्ती उस उदास ख्याल को झटक दिया और मन को किसी और ओर मोड़ने की कोशिश की। सचमुच अजीब था कि जब हम खतरे में होते हैं, तो कितने अनचाहे और बेमल विचार मन में आते हैं। शायद यही प्रकृति का तरीका है, हमें घबराहट से बचाने का। मैंने सोचा कि क्या स्टैनली पटेल की पत्नी की जान बचा पाएगा। तभी मैंने पहली बार वह आवाज सुनी, धीमी पर स्पष्ट और भारी सांसों की आवाज। ये तो बाघ ही हो सकता था। उसने मुझे ढूंढ निकाला था और अब जमीन से पेट सटकाकर रेंगता हुआ मेरे पास आ रहा था और मुझे मेरे छिपने की जगह से खींच निकालेगा। मेरा हाथ अपने आप ही राइफल की ओर बढ़ा। आवाज कुछ देर के लिए थम गई, फिर अचानक एक तेज फुफकार सुनाई दी और फिर से सन्नाटा छा गया। क्या ये कोई तेंदुआ हो सकता था जो इधर आ निकला था? मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस क्षेत्र में तेंदुए बहुत कम थे, क्योंकि बाघों ने उन्हें भगा दिया था, बल्कि कईयों को खा भी गए थे। फिर भी इक्के दुक्के लेपर्ड कहीं दिख जाते थे। संभव था कि कोई एक तेंदुआ बाघ की छोड़ी हुई लाश पर अचानक आ निकला हो और मुंह मारने की कोशिश कर रहा हो। भारी सांसें और फुफकार जैसी आवाजें तेंदुए की ही हो सकती थी। कुछ देर तक फिर कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसके बाद ऊपर से कुछ घसीटने जैसी धीमी आवाज आई, मानो कोई चीज जमीन पर सरक रही हो। क्या ये कोई बड़ा सांप था? कोई किंग कोबरा? इन जंगलों में ऐसे सांपों की कमी नहीं थी, क्योंकि ये दक्षिण के सूखे जंगलों से अलग, नमी से भरे घने वन थे। सन्नाटा छा गया था। मैं अपने कानों को तन कर सबसे हल्की सी भी आहट पकड़ने की कोशिश करता रहा और आंखें उस हल्की रोशनी की ओर गड़ी रहीं जो ऊपर गड्ढे के मुंह से भीतर आ रही थी, यहां तक कि वह दुखने लगी थी। वह दोनों तारे अब मेरी ओर टिमटिमा रहे थे। मैंने देखा कि वह धीरे धीरे किनारे की ओर सिसक गए थे और अब जल्द ही मेरी नजर से ओझल हो जाएंगे। इसका अर्थ था कि मैंने उन्हें पहली बार देखा था, अब से काफी समय बीत चुका था। मुझे उनके खो जाने का दुख होता, क्योंकि तब मैं सचमुच अकेला हो जाता। क्या उनकी जगह कोई और तारे ले पाएंगे? मैं सोचने लगा। यहां मैं उस विचार में खोया हुआ था कि आखिर मैं आगे क्या करूं, जब आखिरकार उस भारी सन्नाटे को तोड़ने वाली आवाज आई। एक जोरदार चटकने की आवाज हुई और आदमखोर ने अभी अभी तोड़ी गई हड्डी को चबाना शुरू कर दिया था। बाघ द्वारा की जाने वाली आवाजें उसके मूड का संकेत देती हैं। आमतौर पर वे बहुत संतोषजनक होती हैं। चबाने, काटने और मांस को फाड़ने की आवाजें एक के बाद एक चलती हैं। यदि कोई दूसरा बाघ मौजूद हो या यदि बाघिन अपने शावकों के साथ हो, तो खूब गुर्राहटें और भिड़ंतें सुनाई देती हैं। साथ में धमकी भरे दांतों से कर्कश गर्जन होती है जब दूसरा बाघ या कोई शावक बहुत नजदीक आ जाता है। क्योंकि माँ का प्यार जो काफी मजबूत होता है, ऐसे उदाहरण भी मिले हैं जहां बाघिन ने अपने शावकों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है। पर जब खाने की बात आती है तो स्वाभाविक तौर पर अपना शिकार खाती बाघिन को खाने के समय साझा करने की जल्दबाजी नहीं होती। उसकी स्वाभाविक जिद उसे पहले अपने पेट को भरने की अनुमति देती है और बाद में अपने साथी या यहाँ तक कि अपने शावकों को बचे हुए हिस्सों को खाने की इजाजत देती है। ऊपर जो बाघ था वह गुर्राने लगा था। उस समय मुझे मालूम हो गया था कि वह अकेला नहीं हो सकता था। शायद उसके साथ शावक थे या शायद कोई दूसरा बाघ भी था। स्थिति स्पष्ट रूप से जटिल थी। शाम के शुरू में जब स्टैनली ने यह गड्ढे में बैठने का विचार सुझाया था, तब हम में से किसी ने भी इस संभावना पर विचार नहीं किया था। मैंने बहुत सोचा कि आगे क्या करना चाहिए था। जाहिर सी बात थी कि बाघ पर गोली चलाने के लिए मुझे पहले उसे खोज निकालना पड़ता, गड्ढे के किनारे झांकना, फिर राइफल को गड्ढे से बाहर खींचकर जमीन पर टिकाकर निशाना लेना होता। इन सब के लिए काफी हरकत करनी पड़ती। किसी भी तरह की आवाज हो सकती थी, राइफल जमीन से टकरा सकती थी, वह जानवर मुझे सुनकर हमला कर देता इससे पहले कि मैं अपनी बंदूक निकाल पाता। शायद केवल एक बहुत मामूली उम्मीद रह सकती थी कि यदि किस्मत रही और वह मेरी बजाय दूसरी दिशा की ओर मुंह किए हुए हों, तो उनकी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर मैं कुछ देर ध्यान बटाकर काम चला सकता था। पर वहां ऊपर एक और बाघ भी मौजूद था। यदि शावक भी मेरे सिर और कंधे देखकर और उसके बाद मेरी राइफल देखकर जमीन से बाहर निकलते तो खेल बिखर सकता था।
ये निश्चित ही कल्पना और किस्मत दोनों को अधिक कसकर परखने जैसा था। ये आशा करना कि मेरे ऊपर मौजूद सभी जानवरों की पीठ मेरी ओर ही मुड़ी रहे और वे गलत दिशा में देख रहे हों, और यदि मेरे ऊपर दो बाघ थे तो उनमें से कौन सा वाला बाघ आदमखोर था। वाह, ये एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। जाहिर है वह जो खा रहा था वही आदमखोर बाघ था। पर क्या दोनों ने मनुष्य भक्षण की आदत अपना ली थी, या केवल एक ने? मैं गलती से गलत बाघ को गोली नहीं मार सकता था, इसलिए किसी भी चांस को ना लेने के लिए मुझे दोनों को ही मारना था। विकल्प ये हो सकता था कि मैं गड्ढे में चुपचाप बैठा रहूं, बाघों को अपना भोजन समाप्त करने दूं और फिर वे अपना काम करके वहां से चले जाएं, और फिर दिन वहीं समाप्त कर दूं। पर मैं यहाँ आदमखोर को मारने आया था, उससे छिपने नहीं। मैंने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसे उसने मार डाला था और जिसका मांस अब वह खा रहा था। जब सुबह स्टैनली और गांव वाले आते और उन्हें जमीन बाघ के पंजों के निशानों से भरी पड़ी मिलती, मृतक के टुकड़े, अन्यथा पूरी तरह बिगड़े हुए, और मैं वहीं गड्ढे में छिपा हुआ उन्हें मिलता, तो वो मेरे बारे में क्या सोचते? मैंने खुद से कहा चलो कुछ करते हैं, और धीमी गति से मैंने अपने पैरों को ऐसे स्थान पर टिकाना शुरू किया कि वे मेरा भार सहन कर सकें। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मैंने खुद को उठाना शुरू किया, अपना सिर धरती के स्तर पर लाने के लिए। ये अपने आप में काफी समय ले रहा था, क्योंकि मुझे कोई आवाज भी नहीं करनी थी, और मेरी जांघें व पैरों में दर्द था, इतने लंबे समय तक झुके रहने के कारण। बाघ अपना खाना खा रहा था और फिर गर्जन और कर्कश स्वर धारण कर रहा था, ताकि दूसरा बाघ या शायद शावक पास ना आ सके। आखिरकार मैं घुटनों और पंजों के बल आ गया और अपने दोनों हाथ नीचे की ओर फैलाकर उंगलियों पर अपने शरीर का भार सहारने लगा। फिर बहुत धीरे धीरे मैंने खुद को ऊपर उठाना शुरू किया। समय बीत चुका था और हाथों व पैरों पर लगातार लगे बोझ का असर दिखने लगा, पर मुझे जल्दबाजी नहीं करनी थी। जैसे ही मेरे कान ऊपर की सतह के और नजदीक आ रहे थे, बाघ की गर्जन और प्रबल होती जा रही थी। मैं अब डरने लगा था। थकान से मेरे हाथ कांपने लगे थे। जब मुझे आभास हुआ कि मेरे सिर का शीर्ष जमीन के स्तर तक पहुंच गया था, मैं अब और देर नहीं कर सकता था, क्योंकि यदि वह मेरी दिशा में देख रहे होते तो वह मुझे देख लेते, जबकि मैं उन्हें नहीं देख पाता। इसलिए मैंने तेजी से अपना सिर ऊपर उठाया, जब तक कि मेरी आंखें धरती के स्तर के साथ समतल न हो गई। एक भयंकर दृश्य सामने था। सौभाग्य से इतने लंबे समय तक गड्ढे की अंधेरी गहराई में बैठे रहने से मेरी आंखें अंधेरे की अजीब सी आदत सी डाल चुकी थी। और वहीं मेरे ठीक सामने एक बाघ अपने पेट के बल लेटा पड़ा था, शरीर पूरी तरह फैलाया हुआ, अपने सामने के पंजों के मध्य पकड़े शिकार का कोई भाग चबा रहा था। और उससे भी भीषण ये कि वहां एक और आकृति थी, वह भी पूरी तरह फैली हुई, मुझसे कुछ कदम दूर और खाने वाले बाघ से कुछ दूरी पर।